हमारे पास 3 डेटा है, 3 नहीं 4 डेटा है। इफिशियंसी है, रेटिंग है ट्रांसफार्मर की, प्राइमरी और सेकेंडरी, 4 डेटा है। 4 डेटा के सिवा कोई डेटा नहीं। ठीक है, इसी से निकालते हैं। तो प्राइमरी करंट अगर हम याद करेंगे, प्राइमरी करंट पहले, ठीक है, तो टोटल हमारे जो ट्रांसफार्मर है यानी Q अपान में प्राइमरी साइड का वोल्टेज, क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है VI cos है, ये होता है। और चूंकि ट्रांसफार्मर में इसका कोई रोल है नहीं, तो इसका मतलब VI होगा, Q बराबर। तो अगर हमको करंट निकालनी है तो सीधे सीधे इसको डिवाइड कर दो। और इफिशियंसी, चूंकि ये 100% इफिशियंसी को लेकर फार्मूला बनाया गया है, ये जो फार्मूला जब जनरेट किया जाता है तो आइडियल ट्रांसफार्मर को लेकर किया जाता है इफिशियंसी को टोटल, और जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें इफिशियंसी कंपल्सरी है। तो इसीलिए इफिशियंसी से वोल्टेज में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा इसमें वोल्टेज नहीं करते हैं क्योंकि जब आइडियल केस में ये है, लेकिन एक्चुअल में पावर क्या होती है, पावर बराबर VI इंटू इफिशियंसी, यही होती है ना। एक्चुअल में पावर हमारे पास क्या मिलती है कि आइडियल केस में पावर 100% माना गया है, लेकिन इफिशियंसी जितनी रहेगी उतने लेकर हम बनाते हैं। इसीलिए यहाँ से करंट जो मिलती है वो क्या मिलती है, VP इंटू इफिशियंसी, सीधे सीधे फार्मूला मिलता है। इफिशियंसी क्यों रखा गया है, समझ में आया ना, क्योंकि जब हम एक्चुअल में ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो इफिशियंसी को लेकर चलते हैं। हमको पता है 100% नहीं हो सकती। तो चलो यहाँ से IC की वैल्यू निकाल लो। Q की वैल्यू कितनी थी, 100, और VT की वैल्यू कितनी थी, 230। एफिशिएंसी कितनी थी, 95 ना, 0.95। कैलकुलेशन करके बताइए, इसकी कैलकुलेशन किया है कि नहीं। एम्पियर आगे ये डेटा देखो, 197 सेम क्वेश्चन है। अच्छा, वो 90% लेकर चला है, 95 लेकर चले, 0.457, अरे 90% पर हम 457 एम्पियर। ठीक है, हमने डेटा चेंज कर दिया था, 90 को 95 कर दिया था, इसलिए यहाँ डेटा चेंज हो रहा है। चलेंगे इसी कॉन्सेप्ट से डेटा चेंज से, ठीक है ना। डेटा के लिए कैलकुलेटर आप लोग तैयार रखिए, हम डेटा जैसे पूछेंगे। हाँ, अब देखो प्राइमरी करंट की तो वैल्यू पता चल गई कि प्राइमरी करंट होगी हमारी IP की वैल्यू पता चल गई 0.457 एम्पियर। ठीक है, अच्छा एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, करंट डेंसिटी पढ़े। करंट डेंसिटी बराबर क्या होता है, एरिया, किसका एरिया, कंडक्टर का एरिया, कोर का एरिया मत लेंगे, इसका एरिया कंडक्टर का, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर एरिया ये है, अगर हम एरिया को यहाँ शिफ्ट करें, इसको यहाँ, तो फार्मूला क्या बनेगा, एरिया बराबर I3 अपान में करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी की वैल्यू आप रेडियन में बता रहे हैं, कितनी है इसकी वैल्यू, 2.3 एम्पियर पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू हमने बता रहे हैं। तो वहां से डेटा मिल जाएगा, तो वहां से डेटा हम जब कलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A इक्वल टू आएगा कितना, प्राइमरी करंट कितना है, 0.457 डिवाइड बाई 2.3। करंट डेंसिटी की वैल्यू हमने पहले बता रहे, तो 4 ये 2 आ जाएगा सीधे सीधे बाहर। तो B इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2√A अपान में पाई हो जाएगा। ये सीधे सीधे उठाकर फार्मूला रखेंगे तो आपको मिलेगा D'P। यहाँ क्या मिला है हमको, D'P, प्राइमरी साइड का एज्यूमिंग एरिया कंडक्टर का, और प्राइमरी साइड का एज्यूमिंग डायामीटर, जो कैलकुलेशन के थ्रू मिलेगा। तो चलो D'P की वैल्यू निकालिए। D'P की वैल्यू कितनी आएगी, उठाकर रख दो इसमें, तो रखोगे 2 अंडर किसकी वैल्यू, D की वैल्यू कितनी है, 0.198 कितनी है, 0.198 डिवाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू उठाकर डायरेक्ट पाई से रखना कैलकुलेट, ये नहीं कि
3.14 उठा कर रखना, एग्जैक्ट वैल्यू रखना है। पाई का मतलब पाई ही रखना, 22/7 रखना, सीधे सीधे 22/7 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, मैथ में बताया गया, वो लगभग सबसे नियरेस्ट वैल्यू बताई गई। लेकिन पाई की एक्चुअली वैल्यू कौन ढूंढे थे पाई? अरे भाई √0.91 पाई को कौन बोला? 0.199 अपॉन डिवाइड कर अरे पाई की अंडर रूट पाई पाइए नाम था उनका। √पाई हाँ तो पाई को जिससे की थी वो जो डेटा दिए थे ना 22/7 वो लास्ट 2 multiplied by 2 में कि ये वैल्यू सबसे नियरेस्ट है पाई के, लेकिन एक्चुअल वैल्यू नहीं सर, 22/7 को एकदम एग्जैक्ट वैल्यू को माने हैं कि प्राइमरी वैल्यू। अब हम जाएंगे मार्केट में, ठीक है ना, पता करेंगे कि इस डायमीटर का कंडक्टर आता है या नहीं। तो इसके लिए हम मार्केट में तो जाएंगे, टेबल में आते हैं, ठीक है। तो निकालिए टेबल। क्या आ गया? डीपी आ गया, स्टैंडर्ड डायमीटर कितना है? 0.530। ये कहलाएगा आपका स्टैंडर्ड है। अभी तक हम अनुमान लगा रहे थे, लेकिन टेबल में पहुंचने के बाद वो डेटा स्टैंडर्ड क्लियर है। जब ये डेटा आपको मिल गया स्टैंडर्ड, एक बार डेटा मिल गया तो स्टैंडर्ड एरिया भी निकाल सकते हैं, एपी वही πd²/4 फार्मूला रखो और बताओ। जब डायमीटर मिल गया तो एरिया तो निकाल सकते हैं ना, तो स्टैंडर्ड एरिया बताओ कितना होगा। स्टैंडर्ड एरिया कितना है? कैलकुलेट कर 0.22 सर, 0.22 यस सर। चलो 220 3 अंक तक लेकर चल रहे हैं, 3 अंक तक लेकर चलते हैं, ठीक है ना। 0.220, ठीक है। इसमें वैल्यू आएगी mm², ये वैल्यू आपकी आ गई mm²। अभी तक वैल्यू की mm में, और जब एरिया निकाल दिए तो ये हो गया mm², ठीक है। अगर ये वैल्यू आ गई, ऐसे कंडक्टर को जो हम निकाले हैं वो विदाउट इंसुलेशन है। ये कंडक्टर कैसा है? तो ऐसे कंडक्टर के एरिया को हम कहते हैं नॉमिनल डायामीटर। क्या नाम देते हैं? उस टेबल में देखिए, पढ़िए, उस टेबल के जस्ट ऊपर लिखा हुआ नॉमिनल डायामीटर, ठीक है ना। नॉमिनल कंडक्टर डायामीटर लिखा है। तो ऐसे हम डायामीटर को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल कंडक्टर डायामीटर। तो इस एरिया को भी हम क्या कहते हैं? नॉमिनल कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया। सीधे सीधे ये विदाउट इंसुलेशन बात की गई। कैसी बात की गई है? विदाउट इंसुलेशन। क्योंकि ट्रांसफार्मर 100 का है, तो ऐसे केस में हम मीडियम इंसुलेशन लेकर चलते हैं। कौन सा इंसुलेशन लेकर चलते हैं? मीडियम इंसुलेशन। थिन लेकर चलेंगे तो हो सकता है कहीं इंसुलेशन खराब हो गया तो बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कौन सा इंसुलेशन लेकर चलेंगे? मीडियम टाइप का। तो मीडियम टाइप का इंसुलेशन लेंगे तो जस्ट इसी के सामने देखिए मीडियम वाले रो में क्या लिखा है? इसको हम कहेंगे DP1। क्या कहेंगे? DP1 कितना लिखा है? 0.602, ठीक है, 602 लिखा है मीडियम के सामने, 602। इस डायामीटर को हम क्या कहेंगे? एक्चुअल डायामीटर, जिस पर हमें बाइंडिंग करनी है। ये एक्चुअल आपको अब वैल्यू जाकर मिली। अब हाँ, इंसुलेशन सहित, तो इंसुलेशन सहित को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल डायामीटर का बुलाते हैं, या ग्रॉस डायामीटर। फुल डायामीटर अभी नहीं होगी, ये बदलने वाली नहीं। अब ये किसी तरीके से नहीं बनती। तो एपी की वैल्यू कहाँ से आ गई सर? हाँ, एपी की वैल्यू एपी स्टैंडर्ड एरिया है। अरे यार, 4 है, क्या वैल्यू आई? 3।
रख लो डायमीटर कितनी वैल्यू है? 3। कौन स्टैंडर्ड एक्चुअल 3 वैल्यू आई है, याद रखना। इसी तरह एरिया के भी 3 वैल्यू आएंगी। एरिया का असेंडिंग एरिया, स्टैंडर्ड एरिया और एक्चुअल एरिया। तो यहाँ से फिर एरिया निकाल लो, AP1 निकालो कितनी वैल्यू है? सेम वही फार्मूला लगा दो, लेकिन डायमीटर अलग रहेगा। इस डायमीटर को लेकर फार्मूला लगाओगे, इसको फार्मूला वही रहेगा, डायमीटर की जगह ये रहेगा 0.284 mm²। यूनिट लिखते चलना ताकि क्लियर रहे कि हमको पता है यूनिट क्या है। ठीक है ना, एग्जाम में पता चला कुछ आ गया यूनिट नंबर का और कुछ नहीं मिला नंबर का। तो यूनिट वगैरह लिखते चलना ताकि नंबर बिल्कुल न कटे। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलो अब फिर आ जाओ क्वेश्चन पर सीधे। हमने अभी तक 6 वैल्यू यहाँ से फाइंड किए। कितनी वैल्यू? 6 वैल्यू। कौन कौन वैल्यू? 1 नहीं, जरूरी नहीं, हम बताएंगे किसके लिए ठीक देते हैं, किसके लिए इसका हम उसके लिए आप लोग बता देंगे। दूसरी वैल्यू कौन सी आएगी? ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू आई है, ये चौथी वैल्यू है, ये 5वीं और ये 6वीं। 6 वैल्यू हमने ढूंढी है, 3 डायमीटर के और 3 एरिया के। चलो ये चीजें अब निकालते हैं टर्नों की संख्या। कितने टर्न लपेटने, इसकी संख्या निकाल लेते हैं। तो टर्न पर बोल्ट की संख्या हमें पता है। टर्न पर बोल्ट की संख्या हमको पता है। P की वैल्यू पता है ना? P की वैल्यू कितनी थी? 4.6। तो हमको पता है कि 1 बोल्ट प्राप्त करने के लिए कितने टर्न लपेटने हैं? 4.6। तो 230 बोल्ट प्राप्त करने के लिए कितने टर्न लपेटने पड़ेंगे? 4.6 इंटू 230। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड का निकाल लो। 1058 कितना? 1018 1058 टर्न की संख्या आई बात समझ में? हमने बताया था कि टर्न पर वोल्टेज शुरू में हमने डिसाइड कर लिया था कि ये रहेगा, यानी 1 वोल्ट प्राप्त करने के लिए हम इतने टर्न लपेटेंगे तब जाकर हमें 1 वोल्ट मिलेगा। तो अगर हमको इतना वोल्ट चाहिए 230, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में टोटल टर्नों की संख्या आ गई 1058। इतने टर्न लपेटेंगे। तो हम जो बाइंडिंग करने वाली जो मशीन होती है वो एक्चुअली में वहाँ पर जैसे जहाँ बनती है बाइंडिंग है, तो आप क्या करते हैं कि पोल को फिक्स किए मशीन के अंदर, उसके बाद बगल में एक पैनल होता है, वहाँ गए डेटा में बाइंडिंग का ऑप्शन पर गए, वहाँ जाकर 1058 करके ओके कर दिए। उसके बाद रन दबाए, जैसे रन दबाएंगे 1058 लपेट देगा। तो मतलब पीएलसी के थ्रू सॉफ्टवेयर के से कनेक्टेड रहती है। और अगर ऐसी जो मैनुअली मशीन होती है तो काउंट करता जाता है बेचारा, ठीक है ना? जैसे 1 बार 1 2 3 4 चलाता रहेगा, ऐसे काउंट करता रहेगा। 1000 मतलब वो एक बार काउंट करना शुरू किया तो करता रहेगा ऐसे। तो ऐसे ही ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाते हैं, पता चला गलती से कोई गिनती भूल गया, एक 8 ट्रांजिस्टर हो गए तो वोल्टेज में वेरिएशन आ जाता है। आएगा समझ में? वोल्टेज में क्या जाता है? वेरिएशन। जैसे गलती से अगर उसने 4 टर्न अधिक लपेट दिए तो कितने वोल्ट का अंतर हो गया? 1 वोल्ट हो गया ना? 1 वोल्ट। गलती से 4 टर्न कम लपेट दिए तब भी 1 वोल्ट का अंतर आ जाएगा। ठीक। तो जो मैनुअली किया जाता है अक्सर ऐसे ट्रांसफार्मरों में 1-8 वोल्ट का जो वेरिएशन आता है वो बाइंडिंगों में गलती की वजह से, ठीक है ना? अब यार 1000 टर्न लपेटा बेचारा गिनते गिनते थक गया, बीच में पता चला पानी पीने के चक्कर भूल गया कितना। अच्छा 258 नहीं 260 किए, ठीक है? तो शुरू कर देगा वही
तो 2000 टन उनके लिए कोई मायने नहीं होता, क्योंकि बहुत पतला वायर होता है ये, तो पता भी नहीं चलता है। 2-4 टन इस तरह लपेट दोगे तब बिगड़ने लगेगा जैसे उतने लपेटा गया। उसमें स्लाइडिंग की एक मशीन रहती है, एकदम सीरियल से लपेटते हुए इधर से फिर यहाँ आकर, जैसे एक स्लाइडर होता है ना, इधर एक रोकने के लिए रहता है कि जो वायर चलता है जहाँ से इसे वो स्लाइडर रहता है, एक वायर इसे धीरे धीरे बढ़ते इधर टच होगा, फिर उधर से जब एक बार लीवर होता है उसको नीचे कर देता है, फिर लपेटना शुरू करता है, धीरे धीरे इधर करता है इस साइड, फिर लीवर को ऊपर करता है, तो ये चीजें ऐसे बनानी चाहिए, ठीक है ना। उसकी बहुत बड़ी मशीन नहीं होती, छोटी सी होती है, देखे होगे कभी देख लिया हम तो दोनों देखे हैं, देखे हैं टर्न की संख्या। अब अगर टर्न की संख्या पता चल गई, ठीक है, तो क्या आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। कह रहा कोर, इस वाले कोर से और इस वाले कोर से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें जो सेंटर वाला कोर होता है जिस पर बाइंडिंग करनी है उससे मतलब होता है। जब सोचो कि इस पर बाइंडिंग ऐसे लपेटते जाओगे, लपेटते गए, पूरा बाइंडिंग कंप्लीट हो, उसके बाद पूरा बाइंडिंग सहित इसको एकदम बीच से पूरा एकदम काट कर ये चीजें निकाल। अब कंडक्टर को देखोगे तो कंडक्टर का कौन सा एरिया दिखेगा, क्रॉस सेक्शन वही दिखेगा ना। इसका मतलब एक कंडक्टर जितना एरिया कवर करेगा वो पता चल गया। और विंडो क्या होती है, यही तो विंडो होती है, हमने बताया था ना, दोनों कोर के बीच की जो दूरी होती है क्या होती है, विंडो होती है। इसका मतलब हर एक कंडक्टर का जो एरिया होगा उतना एरिया वो घेरता चला जाएगा। आएगा समझ में। तो इसका मतलब कि देखो विंडो हम एक ही साइड को कहते हैं, भाई एक साइड का जितना होगा उतना इस साइड का होगा, तो हम एक ही साइड की विंडो की बात कर लेते हैं केवल। तो इसका मतलब कि एक टर्न जब हम लपेटेंगे तो कंडक्टर अपने एरिया के बराबर विंडो का एरिया कवर कर लेगा कि नहीं। एक टर्न में एक कंडक्टर एरिया कवर करेगा, तो 2 बार टर्न करेंगे तो दूसरा एरिया, इसी तरह इतने टर्न करोगे तो इतना एरिया। तो कैसे पता करोगे, एक कंडक्टर का एरिया इंटू टर्नों की संख्या हो गया। समझ आया ना। एक कंडक्टर का एरिया इंटू टर्नों की संख्या वो बता देगा कि वो टोटल एक बाइंडिंग करने में कितना एरिया लगने वाला है, ठीक है। वही मतलब विंडो का कितना एरिया कवर करने वाला है बाइंडिंग जो है प्राइमरी बाइंडिंग। बाकी उसी पर हमें सेकेंडरी बाइंडिंग करना है, उसके लिए भी तो एरिया छोड़ना पड़ता है ना थोड़ा सा। तो प्राइमरी बाइंडिंग विंडो का कितना एरिया कवर करेगी ये हम कैसे पता करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न इनटू एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम इसीलिए एरिया निकलवाते चल रहे हैं क्योंकि इसका यूज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्राइमरी बाइंडिंग द्वारा टोटल कवर किया गया एरिया अगर हम उस तरह निकालें तो एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न इनटू किसकी वैल्यू, AP1 की वैल्यू, तो पता चल जाएगा। अब शर्त अलग है कि एकदम वायर जब बिछाते हैं तो उसमें कुछ एरिया एक्स्ट्रा भी बढ़ता जाता है, तो उसको किसी और चीज से हम डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए लेकर चलेंगे स्टैकिंग फैक्टर, क्योंकि ये बताओ स्टैकिंग फैक्टर एरिया को कम करेगा कि बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना, श्योर होना कि बढ़ाएगा, क्योंकि एरिया उसमें ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है तो वो एरिया और बढ़ा दे। तो स्टैकिंग फैक्टर की वैल्यू अगर 1 से कम है तब तो मल्टीप्लाई होगा, अरे डिवाइड होगा, और 1 से ज्यादा है तो। और स्टैकिंग फैक्टर निकलता कैसे है, प्राइमरी बाइंडिंग के जो कंडक्टर यूज किया गया है उसके डायामीटर डिसाइड कैसे होता है स्टैकिंग फैक्टर, कि कंडक्टर का डायामीटर क्या है। इसका मतलब कि स्टैकिंग फैक्टर का जो फार्मूला हम जनरेट करेंगे अभी हम लिख तो देंगे ऐसे, स्टैकिंग फैक्टर का फार्मूला सीधा सीधा क्या लिख देंगे, SFP प्राइमरी साइड का स्टैकिंग फैक्टर। लेकिन इसका जो फार्मूला बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, डायामीटर के आधार पर। तो उसके लिए देखो यहाँ फार्मूला स्टैकिंग फैक्टर का दिया हुआ है, पेज संख्या 199। देखो स्टैकिंग फैक्टर का फार्मूला दिया है प्राइमरी साइड
प्राइमरी साइड का दिया हुआ है। क्या दिया है फार्मूला? 0.8 ब्रैकेट में आईपी की वैल्यू कितनी आई है? थोड़ा बता दें पर तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। आईपी की वैल्यू कितनी आई है? 456। अब प्राइमरी साइड के स्टैकिंग फैक्टर का वैल्यू कितना दिखा रहा है यहाँ पर? ये VP अपान में VP 1 का होल स्क्वायर, ये रहा फार्मूला। हमने क्या कहा था कि स्टैकिंग फैक्टर डायमीटर से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसका फार्मूला भी डायमीटर के आधार पर ही बनेगा और किसी के आधार पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू सीधे सीधे उठाकर रख दोगे। एक तो वैल्यू डीपी की है, ठीक है, ये ओरिजिनल है स्टैंडर्ड वैल्यू, और दूसरी इंसुलेशन वाली वैल्यू। एक स्टैंडर्ड वैल्यू और दूसरी इंसुलेशन वाली वैल्यू, इन्हीं दोनों को लेकर बनाया है। तो 0.8 ब्रैकेट में स्टैंडर्ड वैल्यू डिवाइड बाय इक्वल वैल्यू का होल स्क्वायर, सीधे सीधे फार्मूला। अब इसकी वैल्यू बताओ, स्टैटिक फैक्टर कितना है? रेशियो नहीं होता है। हमने क्या कहा था कि स्टैकिंग फैक्टर किससे जनरेट होगा? डायमीटर की कंडक्टर का जो स्टैकिंग फैक्टर जो उत्पन्न होता है, जब कंडक्टर से दिखाया हो, तो ये जो ये एरिया डिपेंड करेगा कि किसकी डायमीटर से, कंडक्टर की डायमीटर से। ये स्पेस फैक्टर फंक्शन का हम स्टैकिंग क्या रहती है? हमें लगा कि स्पेस फैक्टर उलट गया था, पढ़ाते पढ़ाते तो मुंह से वही निकल गया। हल्दी किसका फार्मूला रहे? बोल स्कोर है, हमें खुद नहीं आता कि क्या बोल। चलो स्पेस फैक्टर कहेंगे ना, तो स्पेस फैक्टर आप प्राइमरी साइड के बाइंडिंग का आपको ये फार्मूला सीधे सीधे मिला है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.62, ठीक है ना। अब याद रखना, जो आप स्टैंडर्ड लेकर चले हो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करना। पता चला कॉपी का देख रहे हो, वहां वैल्यू कुछ और लिखते, कॉपी में कुछ और। हम तो कॉपी का सहारा केवल फार्मूलों के लिए ले रहे हैं, वैल्यू के लिए थोड़ा ले रहे हैं। वैल्यू के लिए तो हम सहारा नहीं ले रहे हैं, वैल्यू तो हम खुद हम जनरेट करके चल जाएगा। हम इसलिए सिखा रहे हैं इस तरीके से कि डेटा कुछ भी चेंज करें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें कॉन्सेप्चुअल याद हो। तो ये वैल्यू आ गई, हम क्या करेंगे? इसी से डिवाइड कर देंगे। 1 से कम आया है तो 62। चलो बताओ एरिया कितना है? एरिया कितना है? तो इसमें अलग है ना दूसरा। प्राइमरी बाइंडिंग कितना एरिया कवर करेगी? ऐसे करके रहता है, आई बात समझ में? कंडक्टर के ऊपर कंडक्टर ऐसे लगते चले जाए, ऐसे बाइंडिंग की जाए। क्लियर? क्योंकि अगर आप इधर रखोगे कंडक्टर, सोचो इधर रखोगे, फिर अगला कंडक्टर कहाँ आकर रखोगे? यहाँ, तो एरिया कौन ऊपर? इसे भी कौन लेकर चलेगा? इसीलिए कंडक्टर एक के ऊपर एक रहते हैं और जो सीरीज में ऐसे पूरे रहते हैं। क्लियर हुआ ना? तो मशीनों में वही तो मैं कह रहा हूँ, स्लॉट होता है ये, जैसे जैसे लपेटते जा रहा है ना, तो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ से वायर ऐसे पतला सा निकल रहा है, तो ये स्लॉट हुआ, यहाँ से लपेटते जाएगा, धीरे धीरे ऐसे स्लाइड होता चला जाएगा, लपेटते लपेटते यहाँ तक आएगा, रुक जाएगा, फिर लपेटते हुए इधर स्लाइड होने लगेगा, ऐसे ये लपेटता रहेगा। क्वालिंग हो रही लगातार, एक कोर बहुत तेजी से घूम रहा है सपोज, तो अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये बीच में इधर से तो कोर में बाइंडिंग होती कैसी है? तो एक्चुअली में जरूरी नहीं है कि बाइंडिंग कोर में ही डायरेक्ट की जाए। कभी कभी क्या होता है कि बाइंडिंग करके कोर में पहना दी जाती है, ऐसा समझ में। हम ऐसा भी कर सकते हैं, बाइंडिंग को लपेटे कहीं, उसके बाद कोर में फिक्स कर दिया, हो गया बाइंडिंग कंप्लीट। इसके सिवा जो EI शेप होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि E में E जो शेप होता है E वाला, तो E का देखो इधर से ये निकला होगा, इधर से ये निकला होगा। I जब रखोगे तब ना क्लोज होगा, अगर हम I को हटा दें ओपन हो जाएगा। तो हालांकि ऐसे नहीं होता, क्योंकि E इधर से भी लगाया जाता है, इधर से।
तो ऐसे बाइंडिंग में क्या करते हैं कि हम पहले कोर बाइंडिंग किसी और जगह कर लेते हैं, एकदम सेम डायामीटर का रखकर उसी पर पूरे बाइंडिंग लपेट लेंगे, लाकर इंसुलेशन सही से इसलिए पहना देते हैं, काम खत्म। इंसुलेशन भी लगा होता है, कोर पर क्या होता है, पहले इंसुलेशन होता है, उसके बाद बाइंडिंग रखी जाती है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट उसी इंसुलेशन पर बाइंडिंग या कर देते हैं सीधे, और वो इंसुलेशन सही लाकर इसमें फिक्स करते हैं, हो गया बाइंडिंग। समझ में आया? ऐसे भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इंसुलेशन करके तमाम ऐसे सिस्टम है जो बाइंडिंग अगर क्लोज है तब भी किया जा सकता है, सिस्टम बनाओगे तो बन जाएगा, तो बड़ी बात नहीं है। सेकेंडरी वाला देखो, सेकेंडरी वाले में सेम प्रोसीजर लेकर चलेंगे, सेम प्रोसीजर, कुछ चीजें चेंज होगी, हम बताएंगे कि क्यों चेंज है। सेकेंडरी में जो चीजें चेंज होगी केवल उनको हम बता देंगे, बाकी प्रोसीजर नहीं चलेगा। प्रोसीजर क्या रहेगा, IS सेकेंडरी साइड, IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपान में VS, यहाँ इफिशियंसी को लेकर नहीं चलते, एक बाइंडिंग में इफिशियंसी लेकर चलते हैं, इस वाले में इफिशियंसी को लेकर नहीं चलते, ठीक है ना। क्योंकि जो देखो वोल्टेज जो EMF जनरेशन होगा, EMF जो जनरेशन होगा वो प्राइमरी साइड में होकर सेकेंडरी में जो पहुंच गया वो फिक्स हो जाएगा। सेकेंडरी साइड से अब लॉस नहीं होना है कि वो फिर प्राइमरी को इफेक्टेड करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब इंड्यूस EMF होता है, वो जो फ्लक्स जनरेट करता है वही फ्लक्स जाता है, तो सेकेंडरी साइड क्या होता है, फ्लक्स बढ़ जाता है, उस फ्लक्स से EMF नहीं मिलेगा, तो सेकेंडरी साइड जो बढ़ गया वो बढ़ गया, इसको लॉस नहीं होगा। आएगा समझ में? इसको लॉस कौन करेगा, केवल बाइंडिंग का रेजिस्टेंस, इसके सिवा कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन जो प्राइमरी साइड से जो करंट फ्लक्स बना रही है ना, उसमें हानि हो सकती है सेकेंडरी साइड तक पहुंचने में। प्राइमरी को कौन सा पाइप पहुंचना है, जो सेकेंडरी साइड में जो फ्लक्स बन रहा है उसको पाइप पहुंचना है क्या, कहीं नहीं पहुंचना। तो सेकेंडरी साइड में एफिशिएंसी को लेकर नहीं चला जाता है, प्राइमरी साइड में एफिशिएंसी काउंट की जाती है, सेकेंडरी में एक्चुअली में एफिशिएंसी को इफेक्ट प्राइमरी बाइंडिंग नहीं करती है। और किसी ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी अगर गिर रहा है तो उसके दो मूल रीजन होते हैं, मेन कौन कौन, एक तो होता है रेजिस्टेंस, दूसरा होता है फ्लक्स। मेन रीजन कौन कौन होते हैं, दो, एक तो रेजिस्टेंस बाइंडिंग का, दूसरा फ्लक्स, इसके सिवा और तीसरा कोई रीजन नहीं होता है। बाकी तीसरा रीजन की बात करें तो अगर फ्लक्स ही आ गया तो इसका इंडेक्स तो इंडक्टेंस तो प्रभाव करेगा ही, फ्लक्स को सीधे बाइंडिंग का इंडक्टेंस तो प्रभाव करेगा ही। तो इसके रिस्पेक्ट में ये इंडक्टेंस, रिलक्टेंस जो भी चीजें आती है सब फाई के रिस्पेक्ट में आ जाती है, जो इफेक्टेड करती है। एक्चुअली में इफेक्टेड करने वाली वैल्यू कौन कौन होती है, ये दो, कौन, एक तो ये, दूसरा फाई। अब इसी फाई को मैक्सिमम बनाने के लिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, इसमें एक बात ध्यान रखना, एक बार ठीक से ध्यान से सुन लो। ये हो गई आपकी प्राइमरी बाइंडिंग और ये हो गई सेकेंडरी बाइंडिंग। यहाँ लगाया है लोड, क्या लगाया है लोड, और यहाँ दे दिए सप्लाई। सप्लाई जैसे जो करंट क्या करेगी, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ या फ्लक्स जनरेट करेगी। यह फ्लक्स हम क्या चाहेंगे कि एक भी फ्लक्स वेस्टेज ना हो, एक भी फ्लक्स वेस्टेज ना हो, तो उसके लिए खूब बढ़िया कोर बनाते हैं, अच्छा कोर बनाते हैं, ताकि पूरा का पूरा फ्लक्स इधर आ जाए। अब एक बार इधर फ्लक्स आ गया तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा और जो लोड लगाने के बाद जो करंट आएगी ये बनाएगी सेकेंडरी फ्लक्स, और सेकेंडरी फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट प्राइमरी के। तो किसको रोकेगा फ्लक्स, और प्राइमरी को रोकेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब प्राइमरी को रोकेगा तो प्राइमरी कहेगा क्योंकि आप हमसे बन रहे हो तो आप हमको रोक नहीं सकते। जैसे आप रोकने की कोशिश करोगे मैं अपनी ताकत बढ़ा लूंगा, मैं अपनी ताकत क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप मुझे रोक नहीं सकते। आप मुझसे जनरेट हो रहे तो मुझको कैसे रोक सकते, मुझको रोकने में काफी खत्म हो जाएगा फिर, तो वो रोक नहीं सकता। सेकेंड मतलब प्राइमरी को पूरी तरीके से रोक नहीं सकता। इसके लिए प्राइमरी क्या करता है, अपनी मान को बढ़ाना शुरू करता है। जैसे सेकेंडरी का मान बढ़ता है वैसे प्राइमरी अपना मान खुद बढ़ाने लगता है। और अगर आप फ्लक्स की संख्या बढ़ाना है तो उसके लिए करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में? अब सोचो कि अगर फ्लक्स यहाँ चले जाए और रिटर्निंग में लीकेज कर जाए तो कितना बढ़िया होगा भाई, बढ़िया होगा कि नहीं, प्राइमरी को रोकेगा ही नहीं। लेकिन चूंकि एक ही मटेरियल में दोनों काम हो रहा है तो दोनों के लिए हमारा अलग प्रॉपर्टी कैसे ला सकते हैं भाई, कैसे लाते हैं, दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं ला सकती है ना, बात तो एक ही बनाना पड़ेगा। अगर दूसरे के लिए इफेक्टेड बनाओगे तो पहला वाला भी हो जाएगा इफेक्टेड।
समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? यस सर। चलो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो ना, थोड़ा सा क्लियर रखो। अब सेकेंडरी जितना खराब हो उतने बढ़िया है हमारे लिए, वो जितना कम विरोध करे प्राइमरी का उतने हमारे लिए बढ़िया, न करे तो और अच्छा है। कभी करंट पर आसानी से बड़े बड़े लोग चला सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमको ऐसा जानबूझकर हमको बनाना पड़ता है अच्छा मटेरियल कि कम से कम प्राइमरी लीकेज ना हो। प्राइमरी का लीकेज हुआ तो सिस्टम खराब हो। क्लियर हुआ? लोग ट्रांसफार्मर पढ़ाते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में जो सिस्टम बता कर वो कर देते हैं, इसका इफेक्ट नहीं बताते कि ये इफेक्ट अगर करेगा तो क्या होगा या नहीं करेगा तो क्या होगा। हम तो चाह रहे हैं कि सेकेंडरी अपोज ही न करें, एकदम अपोज न करें। देखो इतना कम करंट पर बड़े बड़े लोग चलेंगे, आप अनुमान नहीं लगा। अरे नहीं कर सकते ना, तो कैसे कर सकते हो? एक और को कैसे कर सकते हो? तो प्राइमरी वाला फ्लक्स उधर में मूव कर जाएगा, तो प्राइमरी वाला उधर में मूव कर जाएगा। जरूरी नहीं है सेकेंडरी में प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में है, लेकिन सेकेंडरी से निकलकर पूरा प्राइमरी में जाए, ये व्यवस्था कैसे कर सकते? नहीं कर सकते ना। अगर जोड़ो तो सब अलग से बोल जोड़े तो पूरा फ्लक्स इससे लिंक करने लगेगा, तो प्राइमरी सेकेंडरी में भी करने लगेगा, तो नहीं कर सकते। ठीक ना? क्लियर हो गया टॉपिक? पॉइंट 395 आ रहा है। तीन वर्ष के बाद मैं कितना 0.3 0.192 पे पहले दिया होता आएगा 0.400 का मीडियम कवरिंग आएगा 0.64। अच्छा एरिया है ना अभी, यस सर। ये एरिया आ रहा है ना, चलो एरिया ये आ रहा है तो नॉमिनल डायमीटर थोड़ा काउंट कर दो कितना आ रहा है। हमने कितना है 709 सर, 0.709। नॉमिनल डायमीटर हम लोग किसका निकालेंगे? इसका नॉमिनल डायमीटर यही निकालेंगे ना हम लोग? हाँ ये कौन सा? इसका डायमीटर निकालो डी डैश यस, निकालो कितना है? 0.709। अरे नॉमिनल डायमीटर 0.709 आएगा। यस सर। एक बार क्लियर कर दो सब। हाँ यस सर। सही है। और इसकी सेवा देखो उठाकर 709 है ही नहीं सर। 710 देखो उस पर भी ठीक है किया है, सब ठीक लगा है सर। ठीक है 710, उससे पहले छोटी हो गई, ठीक है ना? तो हमको कौन सा मिल गया डेटा? 0.791 DES मिल गया। DES की वैल्यू कितनी आ गई? जैसे RBT की तो हम यहाँ आकर लिख दे रहे हैं DES। DES की वैल्यू कितनी आई है? 0.0710, ठीक है ना? आ गई। एरिया निकालो जल्दी, स्टैंडर्ड एरिया निकालो। स्टैंडर्ड डायमीटर दिया है, स्टैंडर्ड एरिया नहीं आ रहा सही। यस 0.395 बाकी सारी चीजें वही रहेगी, जहाँ जाती है वहाँ क्या करोगे? एस लगा दो। अब आ जाओ मीडियम वाले, चलो मीडियम इंसुलेशन वाले में आ जाओ और बताओ कि डायमीटर कितनी होगी? 791 कितनी होगी? 0.791। चलो इसका एरिया निकाल के जल्दी बताओ कितना होगा? एक्चुअल एरिया बता दो जल्दी से। 0.491 गलत जवाब 1,00,000 चलो ये आ गया ना। अब निकालते हैं टर्म। अब क्या निकालेंगे? टर्म किस साइड का?
सेकेंडरी साइड का कितना वोल्टेज चाहिए था? 110 है। कितना चाहिए था? 110 वोल्ट। तो आज हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल टर्न बराबर क्या हो जाएगा? टर्न पर वोल्टेज की संख्या इनटू किसका एरिया? S1 का एरिया। ठीक है। अब समस्या ये है कि इसमें स्टैकिंग फैक्टर भी आएगा। क्या आएगा? स्टैकिंग फैक्टर। लेकिन स्पेस फैक्टर। स्पेस फैक्टर स्पेस फैक्टर चलो याद दिला दिला मिस्टेक को दूसरा वर्ड बोलते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर प्राइमरी के द्वारा निकलने वाला फ्लक्स लीकेज करके कहीं कम पहुंचा तो वोल्टेज क्या बनाएगा? कम बनाएगा। किसकी तुलना में जितना आपको चाहिए। हम तो आइडियल केस में कर रहे हैं ना, 230 और 110, लेकिन प्रैक्टिकल में तुल्य फ्लक्स तो पहुंचते नहीं है। इसका मतलब 110 वोल्ट प्राप्त करने के लिए हमें टर्नों की संख्या थोड़ी सी अधिक रखनी पड़ती है। टर्नों की संख्या थोड़ी सी अधिक रखनी पड़ती है। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू जो लोग चलते हैं टोटल टर्न पर वोल्टेज इंटू एक कंडक्टर की एरिया जो लेकर चलते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.05 लगभग 5% कंडक्टर हम एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। सीधी सी बात समझ में आया? चलो एक वोल्ट का उल्टा कर रहे हैं। तो यार डीपी होगा। और यार हमने एरिया निकाल रहे हैं। टोटल टर्न बराबर 4.6 वो पूछ रहा है कैलकुलेशन पहले टोटल टर्न निकाल लो और यहाँ निकालोगे ये टीएस हो जाएगा टोटल टर्न और आएगा एरिया बराबर कितना आ जाएगा। लेकिन टर्नों की संख्या याद रखना कि हम देखो जो एरिया का मतलब है इसमें टर्न की संख्या थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कितने गुना बढ़ा देते हैं? 5%। लगभग 5%। तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि लिखते हैं 110 वोल्ट और कंडक्टर का एरिया सेम लेते हैं, लेकिन जो एरिया आता है हम एरिया में ही 5% बढ़ा कर लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि टर्नों की संख्या में 5% हम बढ़ा कर रखने वाले हैं। तो एरिया तो कवर करेगा ही ना। तो जब हम एरिया इसका कैलकुलेट करते हैं तो कितने गुना बढ़ा देते हैं? 5 गुना लगभग बढ़ा देते हैं। ठीक है नहीं है? तो एरिया लिखते समय PS इंटू AS1 डिवाइड बाई स्पेस फैक्टर ऑफ सेकेंडरी वैल्यू। और स्पेस फैक्टर का तो फार्मूला लिखा है डीपी की जगह डीएस लिखोगे। जहां प्राइमरी करेंगे वहां सेकेंडरी करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन करके हमको टोटल एरिया होता है। A1 का एरिया तो ये आया है। A1 का एरिया तो आया है। सेकेंडरी का एरिया कितना आता है? सर जी अगर कोई पूछे तो बता देना कि क्यों ऐसा करते हैं। अभी आप यहाँ से निकाल पूछिएगा डिजाइन से जो पूछना है पूछ लीजिएगा। बढ़िया 5% इसलिए बढ़ा है कि प्राइमरी बाइंडिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो सेकेंडरी बाइंडिंग करने से पहले एक इंसुलेशन की लेयर देते हैं। इंसुलेशन की लेयर के बीच में क्या क्या हम दे सकते हैं? क्या क्या लगाते हैं ये पता है? देखो माइका कौन लगाता है? माइका पता है कितना हार्ड होता है? माइका नहीं लगाते हैं। देखो या तो हम पेपर यूज करते हैं या तो लेदर यूज करते हैं। ये दो चीजें इसमें सबसे ज्यादा यूज की जाती है। लेदर का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, चमड़ा यूज किया जाता है। या तो लेदर पेपर यूज करते हैं या तो नॉर्मल पेपर, किससे वार्निश वाला जो होता है वो वाला पेपर यूज करते हैं। वार्निश वाला पेपर या तो यूज कर देते हैं जो प्लास्टिक की तरह देखने में लगता है, या तो हम लेदर पेपर यूज करते हैं। ये दोनों ज्यादा ट्रेंड में है स्मार्ट पानी।
माइका का सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है? इंसुलेशन के रूप में माइका का सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है? कैपेसिटर में सर। हाँ, तो क्या कंप्यूटर में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। बगैर माइका का कंप्यूटर बनाते ही नहीं। कंप्यूटर में हाँ माइका ही लगाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत हार्ड मटेरियल होता है माइका। लगातार घिसना है इस पर ब्रश को, तो घिसे ना पता चला कि मटेरियल उसी तरह पड़ा रहेगा, इंसुलेशन घिस घिस के खत्म हो गया बीच में से, ठीक है। बाद में पता चला इंसुलेशन अच्छा तो जैसे मान लो कि कंप्यूटर में जो रिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? सेगमेंट कहा जाता है ना। दो सेगमेंटों के बीच में माइका रखा है, सोचो कि अगर माइका घिस गया ज्यादा 7 मिनट को रखोगे इंसुलेशन घिस जाएगा, तो पता चला कि ऊपर से ब्रश घिसते घिसते इधर लेकर चला है, तो दोनों साफ कर जाएंगे, दोनों कंप्यूटर क्या आ जाएगा? साफ कर सकते हैं। तो इसीलिए हार्ड मटेरियल रखा जाता है, ताकि भले आयरन पीस घिस जाए लेकिन इंसुलेशन नहीं घिसता। प्लस सर स्टडी फैक्टर का भी फॉर्मूला सेम रहेगा? सेम रहेगा ये, बस इसकी जगह क्या यूज करेंगे? डीएस, और इसकी जगह क्या लिखोगे? बस हाँ 0.11 सर जो 1.05 ठीक है 1.05 हाँ ये 5% पढ़ाने के बाद हाँ 5% पढ़ाने के बाद भाई एरिया हमारा इतना आ रहा है और उसका 1.05 पूरा कर दोगे तो 5% बढ़ जाएगा। भाई बात समझ में? वो ऑटोमेटिक एरिया 5% बढ़ जाएगा। मार कैलकुलेशन कर लेना, इतना क्या कैलकुलेशन दोनों लोग मिलकर इतना एरिया कवर करेंगे, इतना प्लस इतना, तो 4 हाँ, और एरिया आया कितना है उसका? 7। समझ आ रहा है? एरिया आया कितना है? 7 और 4 8 से सीधे हो जा रहे हैं। समझ में आया? इसका मतलब कि रिक्वायर विंडो अधिक हो गई, सीधे सीधे दिख रहा है। रिक्वायर विंडो अवेलेबल विंडो से क्या हो गई? ज्यादा हो गई, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो चलो टोटल रिक्वायर विंडो का फार्मूला रखेंगे WR। इसका फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए D माइनस A प्लस 2D अवेलेबल कर रिक्वायर कर। देखो जब दोनों बाइंडिंगें हो जाती हैं, तो हीटिंग मटेरियल का जो हीटिंग है वो बाहर न निकले। और हीटिंग करे कि बाहर से कोई भी हीटिंग उसको इफेक्ट न करे। दूसरी चीजें एयर वगैरह धूल वगैरह ये सब जाकर उसको इफेक्टेड न करने पाए, और बाइंडिंग कोड से कहीं से भी टच न करने पाए। इससे बचाने के लिए हम एक मोटा इंसुलेशन करते हैं, सबसे बाहर एक मोटा इंसुलेशन करते हैं। जब दोनों बाइंडिंग हो जाती है ना, तो एक मोटा पेपर से या कपड़ा लगाकर, सूती कपड़ा लगाते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं, इसके ऊपर लेजर का पेपर लगाते हैं, 2-3 लेयर लगाते हैं, तो एक मोटा इंसुलेशन करते हैं। उसके बाद वायर को बाहर करते हैं ट्रांसफार्मर से। तो हमारा एरिया जो है वो टोटल बढ़कर कितना 25% एक्स्ट्रा हो जाता है, बढ़ जाता है सीधे सीधे। कितना परसेंट बढ़ जाता है? 25%। किसके? इसके एरिया और इसके एरिया को जोड़ने के बाद 25% एक्स्ट्रा बढ़ता है, वो होती है रिक्वायर्ड बिल। आई बात समझ में? उसमें बॉबिन भी होता है। उस 25% में क्या होता है? इंसुलेशन के साथ साथ बॉबिन भी होता है। बॉबिन अभी बता रहे क्या होता है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं इसका कितना? 1.25। पहले तो 25% बढ़ा दिए, और बाकी चीजें क्या है? फार्मूला वही उठा कर रख दो। PP 81, ठीक है, अपान में स्पेस फैक्टर था, स्पेस फैक्टर प्राइमरी साइड का प्लस TS इंटू AS1 अपान में स्पेस फैक्टर। जैसे ही करते हैं हमारे डिपार्टमेंट वाले। और 25% में बॉबिन अभी बता दें कि बॉबिन क्या चीज है।
हाँ, जो भी आ रहा है। इसकी जगह क्या रख दोगे? इसकी जगह रखोगे 484.632 और इसकी जगह क्या रखोगे? 404.110। सीधे सीधे वैल्यू उठा, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं A1 और इसको क्या कह सकते हैं? A2। सीधे सीधे वही तो फार्मूला है, अलग से कुछ है नहीं। A1 A2 सीधे सीधे जोड़ दो और उसका 25% एक्स्ट्रा रख दिया। कितनी वैल्यू आई बताओ? कितना? 1112 1.3। चलो भाई, ये तो कुछ बहुत ज्यादा है। वो बॉबिंग के लिए होता है। बॉबिंग हम बता रहे हैं क्या? अब सुनो, बॉबिंग क्या चीज होता है? जो बाइंडिंग की जाती है कोर में, ठीक है ना, जब हम कोर में बाइंडिंग करते हैं, बॉबिंग को क्या कहते हैं? कोर में जब हम बाइंडिंग करते हैं तो सर्कुलर बाइंडिंग होती है। कैसी बाइंडिंग होती है? सर्कुलर बाइंडिंग होती है। रेक्टेंगुलर बाइंडिंग कभी नहीं। रेक्टेंगुलर बाइंडिंग में क्या है कि जब रेक्टेंगुलर आप बाइंडिंग करोगे वायर की, तो वायर अचानक जब मिलेगा तो वहां से टूटने का डर बढ़ जाएगा, और सर्कुलर सेट में टूटने का डर नहीं होता। आई बात समझ में? हाँ, कोर रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन बाइंडिंग कैसी होती है? सर्कुलर। तो जो कोर होता है ना, जो कोर होता है, इसके चारों तरफ हम क्या रखते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं। चारों तरफ क्या रखते हैं? अब सर्कुलर हो गया तो इसी को बॉबिंग कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बॉबिंग कहा जाता है। सोचो कि कितना एरिया कवर कर रहा है। अगर ये तो छोटा सा ट्रांसफार्मर है ना, तो इतना एरिया कवर कर रहा है। अगर सोचो कि कहीं, क्या चीज? जो आप एरिया रिलेटेड करें उसे बॉबिंग कर रहे हैं। हाँ, ये बॉबिंग का एरिया कहा जाता है। ये एरिया क्या होता है? आपका बॉबिंग एरिया। आएगा समझ में ना? जिसको भरा किससे जाता है? इंसुलेटिंग मटेरियल। इससे भरा जाता है इंसुलेटिंग, और हार्ड इंसुलेटिंग मटेरियल रखा जाता है ताकि कोर पर बाइंडिंग का प्रेशर बिल्कुल न पड़े। कोर पर बाइंडिंग का प्रेशर बिल्कुल न पड़े। हाँ, कोर को सर्कुलर शेप बना दे। अरे आप तो सर्कुलर बनाने के लिए क्या कर सकते हो? हाँ, अब यही चीज है। बॉबिंग को यही कम करने के लिए सोचो कि अगर हमारे पास इतना बड़ा कोर है, तब क्या करें? तब तो भाई बॉबिंग बहुत ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो हम ऐसे बड़े ट्रांसफार्मरों में कोर इस तरह लगाते हैं। कोर को हम कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं। आई बात समझ में? स्पेयर की तरह लगा देंगे बड़े ट्रांसफार्मर। अब बॉबिंग घटक कम हो गया कि नहीं? तो स्मॉल ट्रांसफार्मर में जो होता है वो बॉबिंग ज्यादा लगता है, जबकि लार्ज ट्रांसफार्मर में इसी को रिड्यूस करने के लिए हम कोर की डिजाइन अलग तरीके से कर देते हैं। उसमें इस तरीके की चिप लगा देते हैं ताकि यहाँ से हमारा फ्लक्स निकल सके। हम इतना बॉबिंग बैठाने से अच्छा कोर बैठा देंगे तो फ्लक्स की संख्या बढ़ जाएगी ना। तो लार्ज ट्रांसफार्मर में जब आप पढ़ते होंगे तो ऐसे ही पढ़ते, ठीक है ना। जबकि स्मॉल ट्रांसफार्मर में ये सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमको कोर को कसना होता है। यहाँ से नट बोल्ट लगाकर इस साइड तक, भाई इसमें स्टैंपिंग इस तरह हुई है तो इसको कसोगे भी तो नट बोल्ट में इसको कसना भी पड़ता है, रिप्लेटिंग करना पड़ता है। तो अब इस तरीके से अगर इसमें स्ट्रिप लगाओगे तो स्ट्रिप को कौन कसेगा? नहीं कर सकते ना। जब नहीं कर सकते तो स्मॉल ट्रांसफार्मर में इसका यूज नहीं करते। आई बात समझ में? स्मॉल ट्रांसफार्मर में इसका यूज नहीं कर सकते। कभी जाकर आप देखना, जो ई शेप होता है ना, जो ई शेप होता है इस तरीके करके, कहीं जगह नहीं है, मिटा दीजिए ना। जो ई शेप होता है, ई शेप आप कभी भी जाकर खरीदना,
ठीक है, तो हम टेबल में अभी चलकर दिखाएंगे होल। इसमें होल्स होते हैं, एक यहाँ होल्स होगा, एक यहाँ होल होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। हर बात समझ में इस तरह होल्स बने होते हैं। छोटा ई शेप है तो केवल कॉर्नर पर होल्स होंगे, बाकी वाले कोण पर होल नहीं होंगे, केवल कॉर्नर पर होल होंगे। अब किसी में ई शेप जो बैठाओगे, ई शेप, तो ई शेप जो होता है ना, ई शेप, जो ई शेप रखा जाता है इसकी, इसमें दोनों साइड होल्स रहते हैं, इधर भी रहता है और इधर भी रहता है। अरे समझ में, इसी में नट बोल्ट लगाकर कसा जाता है ताकि जो बीच में स्टैंडिंग की वो बढ़िया से कस जाए। बंद न करना। आप फ्लैट होता है तो फ्लैट नहीं होता है, फ्लैट बहुत छोटा बंद न करना। सुनो जी, जब बहुत छोटा ट्रांसफार्मर होता है तो इसमें होल्स ही नहीं होते हैं, तो होल्स नहीं होते तब क्या किया जाता है, तब आप देखोगे कि ट्रांसफार्मर के ऊपर एक पट्टी लगी होती है लोहे की, ठीक है, उसको पट्टी को ऐसे सीधे लगाकर प्रेशर मशीन से दबा देते हैं कस, ताकि स्टैंपिंग बढ़िया से कस। आई बात समझ में, तो ये चीजें करते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर में होल्स जिसमें नहीं होते हैं उसमें स्टैंपिंग को कहाँ कसा जाता है, ऊपर से प्लेट लगाकर उसको फोल्ड कर दिया जाता है। जैसे ये प्लेट है, बीच में कोर है, ठीक है ना, ऐसे कोर बीच में रखा है, ऐसे लगाकर दोनों साइड से इसे कस दो। लास्ट में जब ट्रांसफार्मर को निकालना होता है सबसे पहले पेचकस लगाकर इसको इधर सीधा कर दो, इसको सीधा निकाल लिए, चारों तरफ से पहले पत्ती निकाल लिए, उसके बाद ई शेप को इधर से खींचो, आई शेप को एक करके निकाले, ई शेप को खींच लिए, बाकी ई और आई को खींचते रहो ऊपर और नीचे से, ई और आई को खींचते रहो, पूरा बाइंडिंग अलग हो जाएगी, यानी पूरा ट्रांसफार्मर को आप खोल सकते हो। उसी में देखोगे जब पूरा कोर निकालोगे तो बीच में देखोगे इंसुलेटिंग मटेरियल ढेर सारा भरा हुआ, जिसका बॉबिन, वो बॉबिन होता है, ठीक है, जिसको सर्कुलर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो बीच में मटेरियल देखोगे, उसके बाद पहली लेयर को जब पूरा निकाल लोगे तो उसके बाद वायर आपको मिलेगा, वायर को पूरा जैसे निकालोगे फिर इंसुलेटिंग मटेरियल मिलेगा, उसको पूरा बढ़िया से निकाल दिए, तब सेकेंडरी बाइंडिंग का वायर मिलेगा, उसको खोल दिए। तो ऐसे किया जाता है भाई, हम स्टेप भी इसी तरह बताए हैं, पहले कोर, उसके ऊपर बॉबिन, फिर पहली लेयर, फिर इंसुलेशन, दूसरी लेयर इंसुलेशन, कितनी चीजें होती है, क्लियर हुआ। बॉबिन पहले को कोर हो गया, कोर के बाद बॉबिन बैठा दिए, उसके बाद ऊपर फिर इंसुलेशन, फिर बाइंडिंग, फिर इंसुलेशन हो गया। समझ में आया? तो बना सकते हो ट्रांसफार्मर, आराम से बना सकते हो ट्रांसफार्मर, आप घर पर डिजाइन कर सकते हो। अब चलो WR, यहाँ फार्मूला ध्यान देगा, WR ग्रेटर देन WA, WR ग्रेटर देन WA, तो तुरंत यहाँ आकर डेटा चेंज कर दोगे, ए की वैल्यू सेम रहेगी, सेंटी नंबर चेंज कर दो, तो सेंटी नंबर चेंज करोगे तो बी की वैल्यू बताओ कितनी जाएगी, अगले सेंटी नंबर पर जाओ, अगले सेंटी नंबर पर पहुंचो तुरंत, हाँ, अब फिर से ए बी सी डी की वैल्यू फिर से दीजिए, एक कमाल के नाम बोलो यार, फिर से ये सब नहीं करेंगे, केवल पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। सर ये फाइनल है, हाँ, और लेवल हमेशा ज्यादा रहेगा, तो W के बराबर फार्मूला आपने W कौन सा, बस सर, B माइनस A प्लस 2D अपान में 2, और इधर कितना होता है C माइनस 2, ये फार्मूला उठाना है, तो आ जाए। अब और लेवल बिंदु ध्यान तो फार्मूला भी
यहाँ पे अगर मान लीजिए सर विंडो रिक्वायर्ड से कम आ गया तो उसके बाद फिर से आगे करके हाँ तो फिर डेटा चेंज करके फिर से कैलकुलेट डेटा चेंज करके फिर आगे हाँ कैलकुलेशन भी एक तो क्या होगा? अब इसमें कितनी वैल्यू रिड्यूस करनी है वो हम आपको सिखाएंगे। हाँ? कितना निकाल लो आ गया ना। अब बनाओ फाइनल टेबल। अरे खत्म नहीं कर हेलो आई बात समझ रहे? दिस इज द आंसर टेबल ऑफ दिस क्वेश्चन। सीधे सीधे एक वर्ड में अगर होता है और ये सारा डेटा कब भरोगे जब उधर पूरा कैलकुलेशन दिखाओगे कभी। और लास्ट में एकदम लास्ट में तो हल्का दिख रहा है चलो x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू बताओ। बहुत x है a है b है c है d है और c है ठीक है ना। उसके बाद b t है फिर b t 1 है d s है उसके बाद d s 1 है उसके बाद w a है और लास्ट में है w r। चलो बताओ x की वैल्यू कितनी आई है? तो पहले यही बनाओ। बताते चले मतलब a की वैल्यू यार बोला बंद थोड़ी कर दी यार 36.8 b की वैल्यू चाहिए 101.6 c की वैल्यू 89.0। चलो d की वैल्यू 12.7 e की वैल्यू तो वही होगी। dt की वैल्यू 0.530। dt1 की वैल्यू चौक पे खड़ा होता है 6.0002। चलो ds की वैल्यू 710। ds1 की वैल्यू 791। WA की वैल्यू 14.11 और 1411.9। खींच दे भाई तो ठीक है रिक्वायर्ड विंडो की वैल्यू 11.12.1 ऊपर से खींच लगे अगर हमको एक्चुअली में देखो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूले में जो हम उधर फार्मूला जो लिख रहे हैं या जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता किन वैल्यू पर देनी चाहिए? ये वैल्यू हर कीमत पे आपके फार्मूले में आनी चाहिए और चाहे कोई वैल्यू आए चाहे ना लेकिन ये कम से कम वैल्यू आपके कैलकुलेशन में शुरू करनी चाहिए। हम देखो डीपी और डीपी1 के लिए यहाँ से स्टैटिक फैक्टर आपको इसके बगैर निकाल नहीं सकते और ये दोनों वैल्यू के बगैर इसका स्टैटिक है स्पेस फैक्टर आप इन दोनों का निकाल नहीं सकते। ये दोनों अवेलेबल और ये तो कंपलसरी रहेगा दिखाओ कैसे लाते ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या दिखाएगा? इंसुलेशन कितना लगाओगे कोर में। एक्स की वैल्यू क्या डिनोट करेगा कि कोर में कितना इंसुलेशन लगा रहे हो इसकी तुलना करके एक्स की वैल्यू जो होगी वो ये बताएगा कि आप कोर में कितना इंसुलेशन देने वाले ठीक है। बाकी इन सब की वैल्यू तो आप जानते हैं उसको पास है